हेलो नमस्ते। तो आज की तारीख है 2 जनवरी 2023। तो ये कंटिन्यूशन है जो एक हम लोग ने बनाया था वीडियो जब हम लोग गुजरात जा रहे थे। तो एक सेकंड ट्राई किया था, वो हुआ नहीं, तो ये अटेम्प्ट नंबर 3 है बेसिकली। तो वही कंटिन्यू करते हैं जो पापा स्टोरीज़ बता रहे थे हम लोग को पिछले वीडियो में। तो उस समय बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों ख़त्म हो गया था, तो वही चालू करते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं, 10 चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना है। तो नंबर 1 है प्रायोरिटी बेसिस पे सुसु स्टोरी। तो आपकी पापा कॉलेज की एक क्या कहानी। हाँ, वो बात उस समय की है जब हम लोग टूर में गए थे, कॉलेज के एजुकेशनल टूर में। तो हम लोग श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी ठंड थी। हम लोग पहली बार इतने ठंडक वाली जगह पे गए थे, और स्पेशली उस दिन हम लोग गुलमर्ग वगैरह गए थे जहाँ बर्फ़ से खेले। तो शाम आते आते सबके गले बुरी तरीके से बैठे हुए थे। तो हम लोग जो टूर ऑर्गेनाइज़र थे, मैं, डॉक्टर मारिक, राका बॉस और मैं, और हमारे एक सर थे डॉक्टर शामल, हम लोग एक रूम में थे। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में हम लोग को रूम मिल गया था। तो सर ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। चलो सर, हम लोग को तो कुछ मेडिसिन वगैरह का तो पता नहीं, MBBS के स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग का सर ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो हुआ ये कि सर ने सबको भी सजेस्ट किया कि भैया उसमें कुछ नहीं, थोड़ा विस्की उसकी एक पेग मार लो, सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग आए अपने रूम में, तो सर ने हम लोग को ला करके सबको विस्की दी, और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तब तक किसी में हमारे एक साथी जो है, जो कि बहुत शौक से मतलब आनंद लेते हैं इसका, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, कंबल वम्बल शॉल ओढ़े हुए, ठंडी लग रही थी। दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने बोला, अरे तुम लोगों को कुछ दारू चाहिए क्या? तो एक बार हम लोगों को दिमाग ठनका, यार ये आदमी दूसरे को दारू पूछ रहा है ना, जो कि मतलब दूसरों की भी लेके। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा वहाँ पर। खैर, तो ये हुआ कि नहीं यार, मैंने कहा तेरे पास कहाँ है? तो दिखाया उन्होंने बॉटल में, ऐसे बियर की बॉटल ब्राउन कलर की। तो जब देखा उसको, तो हम लोग को दिखा ऊपर कुछ ऐसे फोमी टाइप का। तो मैंने तो तुरंत पूछा उसको, मैंने कहा क्या गड़बड़ क्या है इसमें, बताओ। तो उसने कहा, एक मिनट चुप, चल दूसरे किसी को बनाते हैं। तो साहब दूसरे उसमें गए, तो रूम में जहाँ पर कि शायद वो प्लान नहीं रहा होगा, लोग ठंडी में थे, वहाँ पर बोला। तो उन्होंने झपट के तुरंत उससे बोतल ले ली और तुरंत मुँह में डाल दिया। जैसे मुँह में डाला तो पता लगा कि अरे तो यूरिन है, सुसु है। अरे फिर तो पूरा बवाल। उन दोनों ने उसको फिर दौड़ा लिया कि इसको पिटाई करेंगे आज। तो वहाँ एक ऐसे कॉरिडोर में भाग करके, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो वो भाग के ग्राउंड में चला गया। ये लोग जा करके ढूंढे, तो अंधेरे में पता नहीं चल रहा कहाँ ग्राउंड में क्या है। तो वो वहीं पर चद्दर उद्दर लेके कंबल बैठ गए कि आज इसको पिटाई करनी है, जब भी आएगा, नहीं तो उसको ठंडी में बाहर ही मर जाने दो, है ना। और इतने डिटरमिन्ड। एंड यू वोंट बिलीव, वो 2 बंदे सीढ़ी पे बैठे रहे रात भर। फिर जब सवेरे 4-5 बजा होगा तो हुआ, तो चुपचाप आकर के अपने रूम में सो गए। फिर देखने के लिए कि भाई ये आया कि नहीं आया, तो उसके रूम में जाके पूछने लगे, अरे आया क्या? वो कहाँ, वो तो रात में ही आ गया था, सो गया वो। तो वो अपना, उसने क्या किया, बाहर से जा करके उसके रूम के बगल में एक खंबा था, वो खंबे से चढ़ करके खिड़की खटखटाया, लोगों ने खिड़की खोल दिया, आकर के अपने रूम में छोड़ दिया, और ये बेवकूफ़ बने रात भर के लिए। तो ये मज़ेदार स्टोरी थी, जो कि हॉस्टल के टाइम, अरे हाँ, टूर के टाइम की। हाँ, अरे सुसु की स्टोरी से याद आया, एक मतलब आपके तो कॉलेज की नहीं, बट एक सेशंस की भी सुसु स्टोरी थी। हाँ, जिसमें मैं और सुनेत भी इन्वॉल्व थे। हम लोग, तुम लोग को कुछ वहाँ पर SMB का मार्केट था, तो हम लोग को कुछ जा करके ऐसे पिकअप करके लाना था। तो गाड़ी में तुम लोग को ये हो कि बच्चों तुम लोग बैठो इसमें, और हम लोग जा करके पिकअप करके आते हैं। तो तुम सुने थे, दोनों छोटे थे, अपना पीछे सीट पे बैठे हुए थे। अब लौट के आ रहे हैं हम लोग, तो तुम लोग अपना एक प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक की थैली में, पापा ये कह रहे ये क्या है, कह सुने तो को सुसु लग गई थी, तो तुमने क्या किया, उसको इसी में करा दिया। कह आपने यहाँ पर पब्लिक प्लेस में करना मना है, तो इसलिए मैंने इसमें करा दिया। एनीवे, दैट वाज अमेजिंग, बट दैट वाज सो कन्विंसिंग आल्सो कि तुम लोग को पता है भाई कि यहाँ पर में सुसु नहीं करना। दूसरी सुसु स्टोरी होती, करेक्ट। नहीं, अभी इसका कंटिन्यूएशन में अभी भी ये जो ट्रेडिशन है वो चल रहा है। तो अभी
पर्थ में जैसे हम लोग रहते हैं तो काफ़ी ट्रैवलिंग होती है डेली बेसिस पे। हाँ स्कूल जाना, साइश को स्कूल ड्रॉप करना, सुन्नी को काम पे ड्रॉप करना, तो वहाँ पे ऐसा बाहर जाके सूसू तो कर नहीं सकते ओपन में। हाँ। तो वहाँ पे ऐसा अगर पानी की बोतल खाली हो जाए तो वो खाली बोतल हम लोग रखते हैं गाड़ी में, तो वो है साइश की सूसू बोतल। सुसु बॉटल तो नहीं, बट इट्स अ गुड आइडिया। उस Indirectly वक्त चल तो रहा है। पानी बोतलों में नहीं मिलता था ना, हाँ। तो प्लास्टिक की थैली हम लोग गाड़ी में किसी को वॉमिटिंग हो तो हाँ। और सुसु वगैरह हो तो इमरजेंसी केस में हाँ। वो काम आने के लिए। हाँ, अभी पॉटी सूसू की दो तीन और स्टोरीज हैं। हाँ हाँ। तो एक है सुनेत्र का एक कुछ तो अचीवमेंट है कि हर सारे लैंडमार्क पे जाके वो पॉटी किया। हाँ, उसका तो रिकॉर्ड है। जितने हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर जाकर उसने पॉटी नहीं की, सब वैसा जगह जाके हगा सब जगह जाकर के। हाँ, हम लोग का मसूरी में गए थे, मसूरी में धनौल्टी स्नोफॉल देखने मुजफ्फरनगर हाँ। से। तो वहां पर मुदित वगैरह सब लोग थे, तो मुदित का भी है ऐसा रिकॉर्ड। अच्छा। हाँ, वो कोई पीछे नहीं है। हाँ। तो वहां पर गए तो सुनेत्र को फिर एज यूजुअल पॉटी। हाँ। अब वहाँ बर्फ में खुद तो चला नहीं जा रहा है, कहाँ बाथरूम टॉयलेट ढूंढने का धनौल्टी में। तो खैर साहब वहाँ पर गए, उनको एक ऐसे कुछ खंडहर टाइप का वो था, तो उसमें मैंने उनको बर्फ में थोड़ा गड्ढा खोद दिया, उसमें पॉटी करा के कवर कर दिया। अब साफ करने के लिए क्या करें, तो बर्फ का ही अपना एक आइस स्नोबॉल बनाया और उसे अपना वाइप करके फिर ये सब। और एक और फिर उसके बाद हाँ। फतेहपुर सीकरी में अच्छा। लाल किला, वहाँ पर घूम रहे, वहाँ पर फिर पॉटी आ गई। अब साहब वहाँ पर भी पॉटी इधर उधर कोना ढूंढ करके कहीं पॉटी कराए, पानी नहीं हो तो सूखी जगह एकदम ड्राई एरिया। तो जहाँ पर बादशाह अकबर अपना फाउंटेन वाउंटेन रहा होगा तो उसमें पानी इकट्ठा हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने प्लास्टिक की थैली में पानी वहाँ से उठा करके तब इन लोगों को भाई साहब की सफाई शुरू हुई। यही सब है। एक आपकी ट्रेन जर्नी की स्टोरी है, अब्दुल की स्टोरी, वो भी पॉटी से रिलेटेड। वो भी पॉटी। अभी इसलिए सारे पॉटी की और सुसु की स्टोरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो तो बहुत गजब की स्टोरी है, बहुत 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 मतलब यादगार स्टोरी है। मैं गया था बनारस और अकेले था इस बार, कोई मतलब अकेले था, किसी काम से गया था, याद तो नहीं। तो वहाँ से लौटते वक्त मुझे ट्रेन में किसी में रिजर्वेशन नहीं मिला, तो कामायनी एक्सप्रेस में मुझे रिजर्वेशन मिला। कामायनी एक्सप्रेस का क्या है कि समय ज़्यादा लेती है और ट्रेन से, तो लिटरली 2 रात लग जाते हैं उसमें। तो साहब वो सवेरे चलती है, पूरा दिन चलती है, पूरी रात चलती है, फिर पूरा दिन चलती है, फिर रात में जा करके 11:30 बजे टाइम है उसका पहुंचने का शायद यहाँ मुंबई, बट वो अगले दिन सवेरे ही पहुंचते थे। लिटरली आपको 2 दिन उस ट्रेन में ही रहना है साहब। मेरी साइड अपर वाली बर्थ थी। खैर सामान वामान रख करके उसी बार ये जो तुम लोग बैट खेल रहे हो ना क्रिकेट लोग, उसी वक्त मैं खरीद के लाया था बनारस से। अच्छा। एक फ्रेंड की शॉप थी, अच्छा, तो उसके यहाँ से स्ट्रोक वाला बैट तुम लोगों ने बोला था लाने के लिए। तो उस वक्त खैर साहब वहाँ पर बैठे हुए थे, तब तक गाड़ी चली और फिर तुरंत लोगों ने चेन खींच दिया। अब चेन खींच दिया तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ कह रहे नहीं वो अब्दुल छूट गया। अरे भाई अब्दुल कौन है? कहें वो 16 साल का कि 14 साल का है लड़का है, और वो लोग आ रहे थे आजमगढ़ से टैक्सी या किसी कन्वेंस से आके उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी। एक बड़ी फैमिली थी, मेरे समझ से 8-10 लोग तो रहे होंगे। तो अब्दुल छूट गया। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन चली, फिर उन्होंने चेन खींच दी, 2 बार की, तो पब्लिक ने चिल्लाना शुरू किया। फिर जब ट्रेन चालू हुई तो फिर तब तक अब्दुल तो आया नहीं। तो हमने पूछा भाई इतना अब्दुल के लिए क्यों परेशान हो, अगर ट्रेन छूट गई तो पीछे दूसरी ट्रेन से आ जाएगा। क्या नहीं, अब्दुल कोई साधारण वो नहीं है, वो थोड़ा सा रिटार्डेड बच्चा है, वो थोड़ा उसको सपोर्ट लगता है, इसलिए हम लोग चिंता। अच्छा चलो खैर साहब ट्रेन चली कुछ देर, मुझे लगता है कि भदोही के आसपास 20-25 किलोमीटर चली होगी। तो एक जगह ट्रेन स्लो हुई, तो उसमें से 2 लोग उसके फैमिली वाले उतर गए। अच्छा। वो फ़ोन का ज़माना तो नहीं था कि सब सेल फोन से ऐसे कर लो, कनेक्टिविटी नहीं थी। तो 2 उतर गए कि भैया ये उनको लेकर के फिर अगली अवेलेबल ट्रेन से आएंगे। ठीक है, चलो साहब तो ये हो गया इधर की स्टोरी। अब ये बात हो गई कि ठीक है ये चैप्टर इट लुक लाइक कि चैप्टर बंद हो गया। अब उसमें जब भाई साहब वो जो फैमिली थी पूरी,
उसमें से वो जैसे गांव में बच्चों को ऐसे पैर पे बैठ के पॉटी कराते हैं, ट्रेन में पेपर बिछा करके, अरे तब तक बाप रे। एक बच्चा उसमें पॉटी करते हुए चिल्लाते हुए आ गया पूरा यहाँ से वहां तक, अरे। मतलब पूरा का पूरा डब्बा स्मेली हो पूरा गया। किचाइन अरे मचा पूरा दिया। किचाइन जिसको बोलते हैं, किचाइन। तो वो रहा। खैर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा तो कोई सास बहू एक दूसरे को तब तक तेल लगाने चप 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 करने लगे। मैंने कहा यार आज कहाँ फंसे भाई। वो जर्नी मेमोरेबल बन गई उसमें। खैर साहब चलो, उस वक्त करते करते वो रात कटी। अगले दिन में मुझे स्टेशन तो नहीं याद है, शायद जबलपुर या कहाँ पर हम लोग बैठे अपना कुछ तो खा पी रहे थे, है ना, कुछ हम लोग खा पी रहे थे। प्लेटफॉर्म के दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन पहले से खड़ी थी, और जैसे हुए तब तक तो इतनी जोर से आवाज, अरे आगे आ गया अब्दुल, आ गया अब्दुल, आ गया अब्दुल, आ गया। और वो दोनों लोग उसको अब्दुल को उस ट्रेन से लेकर के फिर इन लोगों का मिलन हो गया वहां पर। वापस कमायनी में, वापस कमायनी में आ गया। फिर उसके बाद चलो साहब, फिर उसके बाद ये सवेरे ट्रेन पहुंची है करीब 5 बजे कुर्ला स्टेशन पर। हाँ। दूसरा वो भी एक बड़ा भयंकर वो था। अब कुर्ला स्टेशन पर उतरे हम लोग, तो अपना बैग, और मैं तो एक बैट लिए हुए था, तुम लोग का बैग टांगे हुए चले आ रहे हैं। तो देख रहे प्लेटफॉर्म पर पुलिस 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 पूरी पुलिस। क्या हो गया भाई, अचानक कुत्ते पुलिस लेकर के और सब पुलिस घूम रही है, और फट 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 दरवाजों में घुसने लग गए सब। मैंने कहा यार हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो चुपचाप मैं वहाँ से तिलक नगर लोकल पकड़ के मैं तो आ गया घर आ गया। फिर उसके बाद टीवी खोला, तो टीवी खोला तो उसमें न्यूज़ आ रही थी कि कामायनी एक्सप्रेस जो वाराणसी से चल के आ रही थी, इसमें इतना आरडीएक्स का कोई वो था, हॉल था जिसको पकड़ने के लिए, यहाँ पर उसमें आरडीएक्स पकड़ा गया, ट्रेन में आ रहा था। समझ रहे हो। मैंने कहा यार आज कैसे बचे उधर। ये कहानी, दूसरा पॉटी शॉटी पूरा रास्ते भर। मैंने कहा यही बाकी था, रास्ते में फट गया होता तो पूरी जर्नी का जो है बंटाधार हो गया। अरे बाप रे। तो ये वही डेट थी। ये तो जब हम लोग बॉम्बे में रहते थे तब हाँ, की जब बात है, हम काफी लोग बॉम्बे लेट। में रहते थे तब की बात। कमायनी में किचाइन इस कहानी का नाम। कमायनी में किचाइन। और हाँ, यहाँ पे ऐसी जो बुलेट पॉइंट्स ऐसा लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक पे बात करना है। इसमें अभी जब आप यूनिवर्सिटी में थे पापा, तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी खेलते थे। मेरे मालूम में वॉलीबॉल खेलते थे, हाँ, बैडमिंटन खेलते थे। हाँ। तो उसका कब चालू हुआ और क्या क्या अचीवमेंट आपका? हाँ, उसमें एक्चुअली स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट तो बहुत था पहले से हमेशा, बट अपना लोकल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते थे स्कूल कॉलेज में। किसी लेवल पर जाकर के रिप्रेजेंट नहीं किया, बट हमने कॉलेज लेवल पर, यस, कॉलेज लेवल पर मैं अपने मेडिकल कॉलेज में अपना उसका बास्केटबॉल का भी कैप्टन था, और वॉलीबॉल खेलता था, और इनफैक्ट हॉकी क्रिकेट सभी कुछ खेलते थे। हर टीम में मैं था वहाँ पर। एथलेटिक्स में भी, उसमें कई सारी फोटोज जो रखी हुई हैं, उसमें भी चाहे वो पोल वॉल्ट हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे हाई जंप हो, करना है मैंने करना है, रेस हो, तो वो सब किया करते थे। और वॉलीबॉल में इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है वो हमारे बैच में डॉक्टर तेजवली सिंह का है। अच्छा। यू विल बी सरप्राइज कि अभी जुलाई 21 में, जुलाई नहीं सितंबर में शायद हम लोग का एक रियूनियन हुआ था। दैट वाज 42nd ईयर हम लोग के MBBS एंट्री बैच का। तेजवली सिंह आज की तारीख में भी ही प्लेज वॉलीबॉल एवरी डे। अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। एंड उसका फोटो देखोगे तो ही इज एज फिट। अच्छा। सो उस बंदे की सबसे अच्छी बात क्या है कि मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि, और जैसे किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में कि ड्रग्स का है ना, अल्कोहलिज्म का है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। उस बंदे ने हमारे पूरे बैच को का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया कि हम लोग 4 बजे क्लासेस से खाली होते हैं, तो लेट अस स्टार्ट प्लेइंग सम गेम और द अदर। वो ट्रेंड सेट कर दिया। वॉलीबॉल वो खुद लेकर के आता था, जिसको फुटबॉल का होता था तो फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, बास्केटबॉल खेलो। चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सबको ऑर्गेनाइज करके सबको उसने काम पर लगा दिया कि नहीं सब लोग खेलो। स्पोर्ट्स में इतना, और वहाँ पर एक्चुअली वॉलीबॉल उसी ने सिखाया मुझे भी। एंड सो मच सो कि मैं भी अपने टीम का स्मैशर बन गया, और आई यूज्ड टू प्ले वेरी गुड वॉलीबॉल। और ऑल इंडिया इंटर मेडिकल
टूर्नामेंट होता है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, हर साल होता है 16 to 24 ऑफ सितंबर एवरी ईयर। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोगों ने कॉलेज की टीम रिप्रेजेंट की। 4 कंटिन्यूअस ईयर्स वी हैड बीन फाइनलिस्ट्स। अच्छा, अरे बाप रे। और उसमें एक साल हम लोग विनर थे और बाकी 3 साल सिल्वर मेडलिस्ट। वो मेडल्स अभी भी रखे हुए हैं मेरे। एक मैंने फेसबुक में एक बार लगाया था, देखा होगा, मेडल्स अभी भी रखे हुए हैं। हाँ। तो वहाँ पर क्या होता था, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला वगैरह अब ऑल इंडिया का पूरा। हाँ, ऑल इंडिया इंटर मेडिकल होता था। अच्छा। तो उसमें क्या होता था कि वहाँ पर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो स्पोर्ट्स कोटा वाले रहते थे। बट जिस साल हम लोगों ने पटियाला को हराया था ना, अरे क्या मैच हुआ था और क्या वो मेमोरीज बहुत अच्छी है। तो यही था। तो वो ट्रेंड जो है वो अभी भी अच्छा लगता है खेलने में। यहाँ पर भी टी.वाई. पाटिल के भी जूनियर बास्केटबॉल वालों को मैंने बोला कई बार कि अगर तुमको कुछ कोचिंग की ज़रूरत पड़े तो मुझसे असिस्टेंस लगता है तो बताओ। जब मुजफ्फरनगर में थे तो भी आप लोग का वो हमेशा मैच होता था, एनुअल स्पोर्ट्स होते थे आईएमए का। तो वहाँ पर भी हम लोग खेलते थे। वहाँ पर तो मुझे याद है। हाँ, तो स्पोर्ट्स से लगाओ और एक आई थिंक बहुत अच्छी हॉबी है। अगर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिजिकली फिट रहते हो, मेंटली आप चैलेंज करते हो अपने आप को, और फॉर अ गुड थिंग। ये सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल वो हाँ से ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे अगर कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। उसके चलते हम लोगों के बैच में एक भी ड्रग एडिक्शन कोई केस नहीं था। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा उसने वो एक मिसाल पेश की थी, और वो आज भी मतलब ये करता है। नहीं, चलिए सही है। हाँ, स्पोर्ट्स तो आई थिंक हर यूथ को कोई ना कोई स्पोर्ट, मतलब ये कंप्यूटर गेम्स नहीं, मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर इंडोर, मतलब जिसमें फिजिकल स्पोर्ट्स कोई, हाँ, चाहे वो टीटी बैडमिंटन खेलो आप, हाँ, कैरम ही हो, हारने जीतने का थोड़ा एक वो मेंटल जो मेकअप है ना, एक स्पोर्ट्समैन का मेंटल मेकअप, उसका लाइफ के लिए अप्रोच, उसमें स्पोर्ट्समैनशिप जो डेवलप होती है वो बहुत काम आती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो है। अच्छा, तो 5 पॉइंट डिस्कस हुए। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है मैंने फर्स्ट कार, तो DL5C0185। तो कितना मेरे से सुनेत होने के बाद आई थी ना वो? सुनेत, हाँ, 93 में ली थी मैंने। हाँ, सुनेत होने के जस्ट बाद, 30 अक्टूबर 1993। हाँ, मुझे याद है हम लोग गए थे मेरठ लेने के लिए गए थे, और कोई तो एम्बेसडर से गए थे। उस दिन मेरा होमवर्क भी नहीं हुआ था, तो मम्मी ने, मैं झूठ बोल के निकल गया था, फिर आके मार पड़ी थी मुझे। इतना याद है। अच्छा। नहीं, फर्स्ट कार हम लोगों ने खरीदी थी मेरठ में। सेकेंड हैंड कार थी मेरी फर्स्ट, मारुति 800 वाइट कलर की, DL5C0185, और बहुत अच्छी कार थी। मेरठ से हम लोग खरीद के लेके आए थे सेकेंड हैंड मार्केट से। और सुनेत्र पैदा हुआ था मई में, और अक्टूबर में हम लोग ये कार लेके, उसका तो खैर अलग ही मज़ा ही अलग था। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन गाड़ी हम लोगों ने कार खड़ी की, तो उसकी चाबी देख देख करके हम लोग को इतना अच्छा लग रहा था, बार बार इतनी बड़ी सी चाबी देख करके आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, लखनऊ वाले बाबूजी के पास उनकी अपनी जीप थी, और वो फिर जीप तो बाद में वो हो गई। दैट वाज द फर्स्ट कार इन द होल फैमिली परचेज बाय एनीबॉडी। अच्छा, समझ रहे हो कि नहीं? ये जो मारुति, ये मारुति 800 थी, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू परचेज। हाँ, मेरे ख्याल से मोबाइल की स्टोरी ऑलरेडी डिस्कस हो गई, बट वो भी सेम ही। हाँ, मोबाइल भी मैंने फर्स्ट मोबाइल, पूरे फैमिली में किसी के पास मोबाइल नहीं था, फर्स्ट मोबाइल भी था, और ये फर्स्ट कार थी जो कि मैंने पूरी अपने पैसे से खरीदी थी। दैट वाज द फर्स्ट कार एवर, 93 में खरीदी थी। और उस कार से भी बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, वो कार मैंने आई थिंक 5 साल चलाई, 1,20,000 में खरीदी थी, और 1 लाख रुपए में बेची थी। अच्छा, 1 लाख रुपए में बेची थी। और वो कार, चूंकि जानने वाले बहुत थे मेरे प्रैक्टिस के एरिया वाले, तो वो कार हम लोगों ने कुछ दिन के लिए रखी थी, जब तक मेरी कार की डिलीवरी नहीं आ जाए। जब कार की डिलीवरी आ गई तो 1-2 दिन के बाद आने वाली थी, तो वो डिलीवर हम लोगों ने दे दी थी उनको। एक कोई टीचर थे जो कि मुजफ्फरनगर के रिटायर्ड टीचर थे, उनको ही दी थी। तो हुआ ये कि वो कार आइडेंटिफाई होती थी हमेशा, सब जानते थे, यहाँ से लेके मसूरी तक, मुजफ्फरनगर से लेके मसूरी तक सब जानते थे डॉक्टर राय की कार। तो 2 वाकये हैं। जब ये मास्टर जी जिन्होंने कार खरीदी थी,
ये लेकर एक ड्राइवर लिया, खुद बैठे अपनी लड़की से मिलने के लिए देहरादून जा रहे थे। तब तक रास्ते में चेक पोस्ट पर पुलिस वाले ने रोका इनको, पूछा हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? कैसे आप देहरादून जा रहे हैं? किसकी कार है? क्या जी मास्टर जी बैठे इनकी कार है? क्या नहीं, कागज दिखाओ। क्या कागज क्या हुआ भाई कैसे? तो उसने बोला नहीं ये तो डॉक्टर राय की कार है। वो पुलिस वाला बोल रहा है कि तुम चोरी करके लेके जा रहे हो, है ना? कह रहे भैया डॉक्टर राय की कार है, हमने बेच दी है और 2 दिन पहले ही बेची है, इसलिए हम लोग लेके जा रहे हैं, तो लिहाजा छोड़ दो। उन्होंने कहानी मुझे लौट करके बताई। अच्छा। और 1-2 बार मसूरी में तो वहाँ मोहन खेत पर एक वो पड़ता है पुलिस चेक पोस्ट, तो वहाँ पर आपको गाड़ी का नंबर लिखवाना पड़ता है। तो वहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखवाने मेरा गाड़ी का नंबर और डॉक्टर राय लिख देते और मेरी गाड़ी जाने देते थे। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि मेरे फ्रेंड्स लोग भी मिल गए वहाँ ऊपर मसूरी में। तो मिले तो बोले कि हाँ सर पता था कि आप यहाँ पर आ गए हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? क्या वहाँ पर मोहन खेत पे जब गाड़ी का नंबर लिखवा रहे थे तो पुलिस वाले ने बताया कि डॉक्टर राय भी गए हुए ऊपर। अच्छा। हाँ तो ऐसा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वो थी। और फिर सेकंड कार का भी याद है, हम लोग ने देहरादून से पिक की थी ना वो। हाँ देहरादून, वो भी एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। आ जाओ सुनो, हम लोग गए थे और वो कार थी जो कि मैं अम्मा बाबूजी के साथ लेकर के गया था, और वो दे वर द फर्स्ट पैसेंजर्स इन दैट कार। वो UP 12C 6484, वो यहाँ पर बॉम्बे में आके फिर मैंने वो तो मेरे ख्याल से वो एक्वामरीन कलर की जो थी। हाँ, और उसमें भी जब हम लोग डिलीवरी लेकर के आ रहे थे, अम्मा बाबूजी गए, वहाँ से लेके हम लोगों ने दीदी के यहाँ उनको जाना था देहरादून, वहाँ छोड़ा, फिर हम लोग रात में ही वापस आए मुजफ्फरनगर। तुम थे, सुनेत्र और हम दोनों। तो उस रास्ते में भी मतलब हम लोग को पता चला था कि उसी समय जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे तो उस वक्त कोई बस भी लूटी गई थी रास्ते में। अच्छा। हाँ पता नहीं, हम लोग भी पहुँच गए, लेकिन नई कार कागज के साथ पूरा कोई लेके मतलब हादसा हो सकता था। हाँ। और भी जब आप गाड़ी लेके आए थे मुजफ्फरनगर तो मेरे ख्याल से 2 और डॉक्टर्स थे जो इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, वो उन लोग ने भी गाड़ी खरीदी थी फिर। CLO। हाँ जब हम नहीं डेवू ना। हाँ वही CLO डेवू की CLO। तो वो हमारे मित्र डॉक्टर गजराज और वो उन लोगों के पास गाड़ियाँ थी पहले से। वो नई गाड़ी का। हाँ तो डॉक्टर गजराज और मारवा बैठे गाड़ी पर मेरे, कह रहे यार इसमें तो नई गाड़ी की खुशबू ही कुछ अलग होती है, चल गजराज एक काम करते, मारवा बोलते चले हम लोग भी नई गाड़ी खरीदते। तो उस वक्त नई आई थी डेवू की CLO। तो उन दोनों ने CLO खरीदी वो 5 CD चेंजर और 6 CD के साथ बहुत बड़ी, बहुत अलग ही थी। वो लोग तो सीनियर प्रैक्टिस में थे, तो उन लोगों के पास तो गाड़ियाँ पहले से ही था। और आपका सबसे पहला सूट कब लिया था पापा आपने? जो प्रॉपर ऐसा मतलब जो 3 पीस टाइप। हाँ 3 पीस टाइप है जो भी। शादी के समय लिया था और सिलवाया था वहीं पर लंका पर डिसेंट टेलर्स, वहाँ का सबसे अच्छा सूट फिटिंग करने का था। तो सिलाई थी 900 रुपये। अच्छा। हाँ तो शादी के समय 2 सूट सिलाए थे मैंने, एक 3 पीस एक 2 पीस। तो पैसे तो बहुत होते हैं ना, 900 रुपये सिलाई देने में। तो मैं जब लेने जा रहा था उसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है। तो वहाँ पर गए तो मेरे मित्र डॉक्टर OP तिवारी बहुत विटी और पंच मारता है ऐसे लाफ्टर के, तो हम लोग लेने के लिए गए। तो बोला उसने कि इसका इतना इसका इतना। तो बोला रे भैया हम लोग स्टूडेंट लोग हैं यार, थोड़ा कुछ कम कर दो सेठ जी, मतलब क्या ऐसे करके कर रहे हो, है ना? तो उसने बोला ठीक है 20 रुपये कम दे दो। समझ रहे हो ना? तो हम लोग भी फेल्ट मैंने कहा छोड़ यार देते हैं। तो तिवारी ने उसको ऐसे जैसे मान लो तुम टेलर हो, उसको बोला इधर है ना, ऐसे कान में बोला झाड़ू काटने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता।
ये तो वीडियो पे नहीं बता ये तो सकते। वीडियो पर बता नहीं सकते, इसलिए मैंने फुसफुसाया अगर आएगा तो उसको म्यूट कर देना। नहीं नहीं तो ठीक है। वो एक अजीब बात तो सही है वैसे। बात एकदम सही है, पते की बात। हाँ, तो चलिए और अभी तो चलिए हम लोग चिकन खाते पे सर नॉन वेज लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। तो आप मतलब शुरुआत से खाते थे पापा नहीं, चिकन? नहीं, नहीं, हम लोग के घर में चिकन वगैरह बिल्कुल नहीं बनता था, ना कोई खाता था। मेडिकल में जाने के बाद जब थोड़ा सा प्रोटीन वोटीन के बारे में बताया गया तो ये फिर महसूस हुआ कि नहीं, मतलब चिकन खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। अंडा तो खाते थे हम लोग शुरू से, देहरादून में रहते थे तब से खाते थे। बट चिकन फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया था वन ऑफ आवर टूर्स। हम लोग हैदराबाद में गए थे तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने चिकन खाया था। बिरयानी में नहीं, शायद कुछ कोई ग्रेवी वाली सिचुएशन थी उसमें ही खाया था। बट फर्स्ट टाइम मैंने हैदराबाद में खाया था। अच्छा। एंड ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। हाँ, फर्स्ट टाइम। शुरुआत में। हाँ, फिर धीरे धीरे हाँ, मुझे याद है जब मेघा से बनारस में हम लोग, या मैं उस समय सुने तो नहीं था, हम लोग जाते थे बाहर चिकन खाने तो आप बोलते थे कि बैंगन घर में जाकर हाँ, क्योंकि बाबा दादी रहते थे तुम्हारे, तो हम लोग तुमको पढ़ाते थे कि अगर बाबा पूछे क्या खाए तो बता देना कि बैंगन खाए। तो बैंगन ऐसे करके खाए, चिकन मत बोलना कभी, है ना। तो उसमें एक आध बार फिर वो भी हो गया था, फाउल भी हो गया था। अच्छा, है ना। उनको पता चल गया था कि चिकन नहीं, तुमने जाके बोला कि बाबा हम लोगों ने बैंगन खाया है। हाँ। पापा मैं नहीं बताऊंगा, है ना, बाबा हम लोगों ने बैंगन खाया। तो उनको आइडिया था। हाँ। चल भी खाने की बात हो रही तो आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है पापा? खाना तो कुंदरू तो नहीं होगा? नहीं, कुंदरू नहीं। कुंदरू, लौकी और खिचड़ी भी नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली क्या खिचड़ी की भी एक कहानी है ना। खिचड़ी, हाँ, खिचड़ी तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा खाना है। हाँ। हालांकि रोज नहीं खाया जा सकता, वो बात दूसरी है, लेकिन खिचड़ी बहुत अच्छा खाना है। एक्चुअली क्या हुआ बताऊं तुमको, जब आप खुद बनाने चालू करके जब खुद बनाना खाना पड़ता है ना, तो हर खाना आपको अच्छा लगता है। हाँ, जब तक बना बनाया मिल रहा है तो आप उसमें नीक नुक्स निकालते हो। जब खुद बनाना पड़ता है तब उसकी कीमत पता चलती है कि भैया माँ कितनी मेहनत करती होगी, बीवी कितनी मेहनत करती होगी, है ना। तो उसका महत्व पता चल गया हम लोग को जब हम लोग अकेले रह करके। तो भाई चावल दाल बन जाए वही बहुत है, रोटी सब्जी बन जाए वही बहुत है। तो जब बना के खाने लगे तो फिर उस वक्त मैंने अपना माइंड सेट किया, मैंने कहा भाई जो भी खाना आपके सामने बन के आ रहा है उसको खराब बोलना ही नहीं है और उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसको हाथ जोड़ करके माता अन्नपूर्णा का प्रसाद समझ के खाना है। तो मुझे एक्चुअली बताऊं तुमको तो वही फीलिंग आ जाती है, कोई भी खाना हो, पसंद नापसंद को मैंने साइड में कर दिया। हाँ, नहीं वो तो सही बात है। हाँ, उसको साइड में कर दिया। तो लिटरली हर चीज मुझे अच्छी लगती है और वो माइंड सेट है। बट अगर एक चूज करना है कि जब वो बनता है तो मतलब पसंद से खाता है, मन से खाता है? पसंद से खाने वालों में अभी रिसेंटली जो मेरा नया टेस्ट आया वो सुनेत्र का बनाया हुआ बिस्से बिल्ले भात। अच्छा, इतना हाँ। बढ़िया बनाता है कि मतलब वो मैं एक हफ्ते में एक बार दो बार आराम से खा सकते हैं। हाँ, नहीं अच्छा भी है, न्यूट्रिशियस भी है। हाँ, और दूसरी चीज जो अपना बना के खाने वाले में तो ऑमलेट ब्रेड मुझे 24 घंटे में एक बार दोगे तो मैं एक वो खा सकता हूँ हमेशा। अदरवाइज मुझे लगता है रोटी और सब्जी, रोटी और आलू दही वाली सब्जी, अच्छा, दही आलू की सब्जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, है ना। और दूसरे उसमें देखा जाए तो हलवा पूरी, हाँ, हलवा पूरी तो वो तो अच्छा लगता है। हाँ। अभी 2 पॉइंट और बाकी हैं हम लोग का। ज़्यादा अभी कितना मिनट का हो गया है? आधे घंटे के आसपास हो गया है, तो नॉट टू बैड। तो अभी तक का आपका क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग जब आप ग्रो अप कर रहे थे या अभी जैसे हम लोग, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है? मे बी अभी एक और आने वाला हो बाद में। हाँ। बट अभी तक का जो आपको लगा कि चलो बस सबसे खुशी हुई, ग्रेजुएशन में भी, अपने लिए या फिर जनरल, इन जनरल जो भी हो, या फिर आपको 2-3 गिनाना है तो 2-3 भी गिना सकते हैं। हाँ, सारा थोड़ा ना फॉर्मल इंटरव्यू है। हाँ, प्राउडेस्ट मोमेंट बहुत सारे एक्चुअली। हाँ, प्राउडेस्ट नहीं, मतलब प्राउड मोमेंट बोलो। हाँ, सीरीज ऑफ प्राउड मोमेंट्स। हाँ। तो पहली चीज की जिस दिन मेरा MBBS में एडमिशन हुआ
बिकॉज उसके लिए मैंने बहुत फाइट किया था और पूरा खुद फाइट किया। वो पीछे वाला जो बिहार का एडमिशन कैंसिल होने के बाद जब मेरा जिस दिन एडमिशन हुआ, मैं जा कर के खुद जब वहाँ पर डायरेक्टर के सामने, तो प्रोफेसर नाग चौधरी साहब थे IMS के डायरेक्टर, मैं तो घूम रहा था कि भाई आज जिस दिन एडमिशन हुआ मेरा, उसके पहले वाली लिस्ट जिस दिन फाइनल हो रही थी, तो मैं वही घूम रहा था कि भाई लिस्ट आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो वो थे और प्रोफेसर समीर सिंह थे, उन लोगों का नाम मुझे बाद में पता चला। उन्होंने कहा कि आई थिंक यू वर सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस डे ऑफ एडमिशन। यस सर, आई वाज रोमिंग अराउंड, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर आई विल बी गेटिंग एडमिशन इन द नेक्स्ट लिस्ट। Can you should have come there and met us. We should have admitted you on that day only because you lost these many days. अच्छा। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, इतना अच्छा लगा कि, और जिस दिन एडमिशन हो गया तो उस दिन तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बहुत अच्छा लगा। तो प्राउडेस्ट अगर बोलोगे तो एडमिशन इनटू MBBS, यस, वो भी मतलब 50 सीट्स ऑल इंडिया लेवल पर है, आपको मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात। एंड वो प्राउडेस्ट मोमेंट था। उसके बाद जो था, फिर तुम लोगों का करियर में आगे बढ़ना, तुम लोगों का अच्छा स्कूल में परफॉर्म करना, तुम्हारा भी, सुनेत्र का भी, वो जैसे जैसे बच्चे एक एक स्टेप्स अचीव करते हैं तो वो दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, सेंस ऑफ आपसे ये सोचो कि एसेंस ऑफ लाइफ, वो इतना अच्छा लगता है ना कि जिसको बोलते छाती छाता हो गई, वो टाइप्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जब उससे अगली जनरेशन शायद जब पैदा हुआ, दैट वाज आल्सो वेरी 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 हैप्पी मोमेंट। आप लोग तो थे पर्थ में? हम लोग थे उस वक्त पर्थ में जब पैदा हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है कि उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। यू सी योर प्रोजेनी, है ना, आप अपने कुनबे को आगे बढ़ते हुए देखते हो, है ना, बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत एक डिफरेंट फीलिंग है, उसका कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं, उसको कोई पैरामीटर नहीं है जिसमें आप उसको नाप सकते, है ना। तो वो अच्छा लगा। फिर इधर ओरवन जिस दिन पैदा हुआ, तो ओरवन भी पैदा हुआ, तो वो भी सुनेत्र के वेट के बराबर ही पैदा हुआ ऑलमोस्ट। सुनेत्र 2.7 था, ये 2.8 था। और ये देखो, सुनेत्र को भी न्यूबॉर्न पीरियड में रिसस्टेट मैंने किया था, इसको भी रिसस्टेट मैंने किया। तो जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप अपना हैंडल करते हैं, बल्कि कई रेसिडेंट्स ने पूछा सर आप ही रिसस्टेट करोगे? मैंने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। मैंने कहा मुझे अपने ऊपर विश्वास है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। मैं किसी को नहीं तू भैया कर दे, ऐसा नहीं। तो ये भी था। बच्चों के आने का तो मतलब एकदम पूरा माहौल ही बदल जाता है, एकदम योर लाइफ चेंजेस, है ना। तुम लोग की भी साइश के आने के बाद वैसे थोड़ी थी जैसे छड़े होकर के अपना भाई, जो जब आदमी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो यू लर्न मल्टीटास्किंग, यू लर्न टाइम मैनेजमेंट, यू लर्न हाउ टू डील विद इट, यू हैव टू बी कॉशियस ऑल द टाइम कि भैया मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो उसको अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे समझते नहीं, हर चीज़ मार्क करते हैं, दे ट्राई टू कॉपी यू, दे ट्राई टू मिमिक, इनफैक्ट दे लर्न बाय मिमिकिंग। हाँ वो तो है, जैसे खुद करेंगे वैसे वैसा बच्चा बन जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, बच्चा भी चिल्ला के बात करेगा। आप प्यार से बात करोगे, बच्चा प्यार से बात करेगा। तो फिर ये ग्रैंड चिल्ड्रन आने के बाद तो बहुत ज़्यादा वो होता है। चलिए एक लास्ट जो डिस्कशन पॉइंट है कि आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? अभी चलिए 60+ हो गई है, अभी कुछ साल की, हाँ अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में थोड़ा और होता है, तो हाँ अभी कुछ वैसे तो आपको 70 यहाँ तक वो कर सकते हैं, हाँ। बट मेरा ऐसा प्लान नहीं है कि मैं 70 तक मतलब रोग आ करके खींचूं। लोग 70 के बियॉन्ड भी करते रहते हैं। सो इनफैक्ट प्लानिंग मैं कोशिश करूंगा कि बाय 65 आई शुड रिटायर फ्रॉम द रूटीन वर्क, नॉट फ्रॉम द लाइफ, नॉट फ्रॉम वो तो मेडिकल टच। हाँ वो तो होना नहीं है। तो उसके बाद एक्चुअली प्लान नहीं किया हुआ, थोड़ा सा ट्राइंग टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम आते रहे। और मेरी भी विश वही है कि मैं अपना बच्चों के साथ इधर उधर जहाँ मर्जी है घूमो फिरो, मौज करो, देश दुनिया देखो, है ना। और जो चीज़ें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो लाइफ की लर्निंग्स है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन या फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें। क्योंकि ये टाइम आई थिंक शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, जिसमें कि आप
उनके एक्सपीरियंस से आपके अगले उसको फ़ायदा मिलता है। साइमल्टेनियसली कुछ बुक राइटिंग का काम करूँगा शायद। अच्छा। हाँ, तो उसमें चाहे अपनी बायोग्राफी लिखनी हो, चाहे मेडिकल बुक्स लिखनी होंगी, वो तो काम शायद मैं जल्दी शुरू करूँगा बुक्स वगैरह लिखने का। अभी 2-3 चैप्टर्स लिखे हैं मैंने बुक्स में, मेडिकल की बुक्स में, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड ऑक्यूपेशन फॉर माइंड। वो तो बहुत हाँ, तो उसमें आप अलर्ट रहोगे, है ना, तो कुछ एक प्रोजेक्ट से एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। घर में खाली कोई नहीं बैठ सकता। हाँ, नहीं, और स्पोर्ट्स में भी खेलने में क्या है, और क्या, दौड़ लगाओ। जब 80 साल की बुढ़िया मैराथन दौड़ सकती है, नहीं दौड़ना नहीं तो वॉकिंग करो उसमें, फिजिकल। एग्जैक्टली। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि भाई हेल्थ साथ दे आपका, कोई ऐसा मेजर एलिमेंट नहीं आ जाए। दैट इज द लास्ट थिंग एनीबडी कुड विश कि भाई वो मतलब फिजिकली डिपेंडेंट हो जाए। तो भगवान ऐसा करे कि भाई आपको वो रखे, तो बाकी द लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंड आई फील, मतलब ओवरऑल आई थिंक आई वुड रिपीट जो तुम्हारे बाबा, मेरे बाबूजी बोला करते थे कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक दैट अप्लाइज टू मी ऑल्सो। और वो बोलते थे कि इंसान को क्या चाहिए भाई, आपका परिवार भरा पूरा है, नाती पोते हैं, हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, बच्चे कमा रहे हैं, खुश हैं, है ना, और चाहिए क्या आपको? हाँ, कोई भी सिचुएशन हो उसमें हजार चीज होती है जो खराब होती है, बट एक दो जो पॉजिटिव है, जो जाहि विधि राखिए राम ताहि विधि रहिए, है ना। तो वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ जो वो होता है ना, सेटिस्फैक्शन, वो आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन वी एज। और ईश्वर की कृपा से, मतलब तुम दोनों भी, सौरभ, सुनीत, दोनों भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मतलब अपना काम कर रहे हैं। उतार चढ़ाव तो देखो हर के लाइफ में आता है, और थैंकफुली और बाय गॉड्स ग्रेस, और ये तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग के पूर्वजों का, बाबूजी लोगों का आशीर्वाद है कि जो घर की जो हमारी बहुएं भी हैं वो भी उन चीज़ों को समझती हैं और देश दुनिया के बारे में जानती हैं, करती हैं। जो चीज़ नहीं जानती हैं उसको अपने हिसाब से फिर अपने को मोल्ड करती हैं। एंड द थिंग इज दे कीप इम्प्रूविंग, सो दैट्स व्हाट इज नीडेड। ऐसा कोई बॉर्न परफेक्ट थोड़े होता है कोई भी, नहीं, वो तो कोई भी नहीं। हाँ, सो उसी चीज़ की आशा है, अभिलाषा है। अभी जो मेरा क्या बोलते हैं डिस्कशन पॉइंट्स है उसमें तो और कुछ है नहीं, बट अभी एक जस्ट जो दिमाग में आया कि अगर आपको, मुझे और सुनीत को भी ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं, कुछ ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है हम दोनों का जो आपको खटकता नहीं, बट आपको लगता है कि उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, काम तो करना चाहिए। हाँ, तो पॉजिटिव तो ठीक है, पॉजिटिव तो ठीक है, हाँ, बट कोई नेगेटिव जो क्या बोलते हैं मुझे, मेरे में है और सुनीत में है। हाँ, एक्चुअली ये तुमने जो है ना, ये बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्यों? क्योंकि इंसान को इम्प्रूव करने के लिए, इफ आई वांट टू मेक सम इम्प्रूवमेंट इन माय लाइफ, तो उसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक चीज़, कमियां ढूंढो अपने भीतर, और खासियत ढूंढो दूसरे के भीतर, है ना। तो अपने भीतर आपको कमी ढूंढने की अगर ये आपने क्वालिटी डेवलप कर लेना, सो दैट इज द डे व्हेन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। सो तुमने ये प्रश्न पूछ के मुझे एक चीज का पॉइंट नंबर 10 जो प्राउडेस्ट मोमेंट था। तो नहीं, बट ये आपको पूछना कि भाई मेरी क्या कमी रह गई, आप बताइए। आप समझ रहे हो, कमियां तो वही जो कि नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट। मुझे लगता है तुम्हारे में ऐसा तो कोई कमी नहीं है, तुम मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, बाकी सब एवरीवेयर अच्छा कर रहे हो, है ना। बट एक मुझे लगता है कि थोड़ा सा कभी कभी तुम ओवर रिएक्ट कर जाते हो। सो क्विक रिएक्शन वाला पार्ट जो है तुम्हारा, उसके ऊपर काम, टेम्परामेंटली तुमको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो एक्सरसाइज है ना कि काउंट टू 10 बिफोर यू रिस्पॉन्ड, है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो यू गेट इवन बेटर एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी। और ये काम आएगी आपके प्रोफेशन में भी, सोशल सर्कल में भी। और सुनेत्र के बारे में, सुनेत्र में बाकी तो सब ठीक है, इज थॉरो जेंटलमैन, वो बहुत लविंग है ना। उसको वो सेंसिटिविटी लेवल उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत सेंसिटिव है। इनफैक्ट आई वुड कॉल हिम अल्ट्रा सेंसिटिव। तो उसको अपनी सेंसिटिविटी को कम करना पड़ेगा। हर चीज़ को दिल में लगा लो, ऐसा नहीं करने की जरूरत। कई चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है लाइफ में,
है ना, वो सेलेक्टिव डेफनेस। हाँ हाँ, कि अगर सब कुछ सुनेंगे तो फिर सारा दिन जिंदगी नहीं जी सकते। सही बात है, एग्जैक्टली। तो उसमें जो चीज मुझे भगवान ने 2 कान दिए हुए हैं, तो उसमें से और दोनों कान के बीच में दिमाग है। तो सुनो एंड लेट योर ब्रेन एनालाइज एंड देन रिस्पॉन्ड। हाँ है ना, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा है, तो उसको थोड़ी सी अपनी सेंसिटिविटी कम करनी है। हाँ, है ना, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी इस पे, ऐसा अच्छा सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ करके, ऐसा मतलब गाली। Okay, हाँ। तो वो काफी अच्छा उसमें प्रैक्टिकल चीज बता रखी है, तो उसको अगर बुक पढ़ता होता है हाँ, तो ये दोनों एक एक कमियां तुम्हारी, एक एक हाँ, नहीं वो अच्छा है, तो सब उसको में होती काम है। करनी चाहिए, हर एक में होती है। मेरी भी कमी है, होगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट वो हूँ, बट आई थिंक आई एम अ वेरी गुड काउंसलर। क्योंकि अपने यहाँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एट प्रेजेंट, यू वोंट बिलीव, एमडी के 36 स्टूडेंट्स मैं जिस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, एंड दैट टू यंगस्टर्स, है ना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम उनके एकेडमिक्स, उनके पर्सनल, उनके सोशल, उनका कभी किसी का किसके साथ चल रहा है, किससे झगड़ा हो गया, किससे ब्रेकअप हो गया, ये सब चीज़ें देखते रहनी पड़ती हैं। उनके पेरेंट्स को अरे अदरवाइज क्या क्या नहीं देखना पड़ता है। सो आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन एज अ काउंसलर, और मेंटरशिप उनको देनी पड़ती है। तो बच्चों को बुला करके मैं समझाता हूँ, एंड ओके आई विल शो यू माय वन ऑफ माय फीडबैक रजिस्टर, जो मैंने उन लोगों से रजिस्टर लिया हुआ है ना। आई मेक देम राइट एवरी 6 months कि तुम अपना फीडबैक लिखो। सो फॉर 3 years दे कीप राइटिंग। अच्छा, है ना, व्हेन दे राइट दैट मीन्स दे आर कमिटिंग कि यहाँ पर रैगिंग नहीं हो रही है, मेरे डिपार्टमेंट में टीचिंग अच्छी हो रही है। जब लिखेंगे तो एक बार उनको भी करना पड़ेगा, भैया मैं एब्सेंट क्यों रह जाता हूँ, है ना। वो एक पर्सनल उसके लिए है, बट एक वो मेंटरशिप का एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। नहीं सही है। चलिए पापा, मेरे पास तो और कोई ऐसा पॉइंट है नहीं। अगर आपको कुछ दिमाग में है जिसके बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से बंद कर सकते हैं। हाँ, किया जाए। मुझे लगता है कि आई थिंक ये यहाँ पर बंद करते हैं, विद होप कि गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस, है ना, एंड लेट अस कीप, हम लोग को आपस में एक दूसरे के साथ जो प्यार है वो बना के रखें। एक दूसरे की कमियां नहीं निकालने की जरूरत है, चाहे वो छोटा बड़े के बारे में हो या बड़ा छोटे के बारे में हो। ये आदत हमको ख़त्म करनी पड़ेगी कि उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं। हमको जो क्या करने का गाइड ज़रूरत है वो ये है कि भाई ये काम तुमको ऐसे करना है, वो गाइडेंस होता है। आप समझ रहे हो, मान लो तुमने एक काम ये किया, अरे तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तुम एकदम खराब हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया, नहीं। उसको बोल करके कि भाई ये काम तुमने ठीक नहीं किया, रादर इसको ये करना, उसको डायरेक्शन दिखाओ। बोलने का तरीका सेम पॉइंट इन डिफरेंट वे, है ना। ये होती है काउंसलिंग, और ये काउंसलिंग और अल्टरकेशन में फर्क है ना। तो वो हमको, हर इंसान को, बड़ा है तो छोटे को भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए जितना छोटा बड़े को देता है। तो एक रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमको हर लेवल पर, अभी छोटा बच्चा है और हम क्यों नहीं उससे भी आप करके बात करें भाई। हाँ, और क्या, नहीं तो वो कैसे सीखेगा। वो हम उससे तुम बोलेंगे तो वो भी हमसे तुम करके बोलेगा, तो हम उसको वहां से रिस्पेक्ट देना सिखाएंगे, तभी वो रिस्पेक्ट करेगा। वो तो है। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी रहे और रेस्पेक्टफुल उसमें बात करें, तो लव अफेक्शन अपने आप बना रहेगा, है ना। बाकी सब ईश्वर की कृपा, साईं बाबा। चलिए, तो यहीं पे बंद करते हैं फिर। चलो यहाँ पे करते हैं बंद। तो थैंक यू पापा, ये क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन के लिए, बात करके बहुत अच्छा और जो लोग देख रहे हैं उन लोग को भी थैंक्स, और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड विल कीप शेयरिंग, डोंट वरी। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब पर्थ में मम्मी पापा आएंगे तो बाय।